हेलो दोस्तों, हिस्ट्री की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 की देख रहे हैं यूपीएससी को मद्देनज़र रखते हुए। और आज का हमारा जो चैप्टर है वह चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ठीक है, और इसको हम पढ़ना चालू करते हैं। आप भी ऐसे अंडरलाइन करते जाइएगा या अपने नोटबुक में उसे नोट करते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोहार की दुकान पर प्रभाकर, आप इसको पढ़िएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको क्वेश्चन करने के लिए इसको दिया जाता है और ये छोटे बच्चों के लिए दिया जाता है। क्योंकि हम लोग यूपीएससी को ध्यान में रख कर कर रहे हैं तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, इसीलिए हम लोग अब यहाँ से शुरू करते हैं। लोहे के औजार और खेती, आप इसको भी देख रहे होंगे यहाँ पे जो है, आप इसे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं यूज़ भी करते होंगे। आइए देखते हैं। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात हो गई है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिलते हैं। इसके बारे में आपने अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। देखिए, मैंने अध्याय 5 आपको पढ़ाया है, आप वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा अगर चाहिए तो। नहीं तो आप पढ़े होंगे तो फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। फिर भी अगर बाद में देख लीजिएगा, इसको पहले पूरा कर लीजिए ताकि ये छूटे ना। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे औजार के बढ़ते उपयोगों का प्रमाण मिलता है। 2500 साल पहले, ठीक है। इसमें जंगल को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। अध्याय 6 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। अध्याय 6 भी मैंने पढ़ा दिया है, आप उसको जाके पढ़िएगा। देखिए, आपका ये कुल्हाड़ी है, ये देखिए हल की तरह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगर थोड़ा सा, तो आपको ये देखिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम क्या थे। आप तो लोहे के औजार बना लिए, तो क्या उससे भी कृषि उत्पादन बढ़ जाएगा? केवल उसी से बढ़ेगा? नहीं, केवल उसी से नहीं बढ़ेगा, और कुछ करना पड़ेगा। जैसे सिंचाई की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास के लिए नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम से, उसी तरह सिंचाई की काफ़ी उपयोगी साबित हुई थी। और इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय आदि बनाए जाने लगे थे। जो आज बनाए जाते हैं यह तब भी बनाए गए थे, आप इस बात को मत भूलिएगा। इसीलिए कहते हैं जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, अगर पहले की तरह होता तो आज दिल्ली की ये हाल ना होती। देखिए, ऋग वैदिक समाज कबीलाई संरचना थी, वहाँ पर पशुपालन होता था, कृषि होता था। ठीक है, अब और अगर हम बात करें इसकी, तो कृषि के साथ साथ ये देखिए गंगा नदी घाटी में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। ठीक है, साथ ही यहाँ पर कृषि के अधिशेष भी मिले हैं। स्थानीय सेना एवं स्वतंत्रता का विकास हुआ। नौकरशाही व्यवस्था आ गई। अगर हम निष्कर्ष की बात करें, ये सब आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, उपयुक्त लक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि आर्थिक समृद्धि, राज्य का निर्माण और ये सब जो प्रक्रिया हुई, ये सब कहीं ना कहीं कृषि से ही संभव हुई, सिंचाई से संभव हुई, एक विकसित राज्य से संभव हुई, एक विकसित गांव से संभव हुई। ठीक है, आप इसको कोड करते हुए इस तरह से लिख सकते हैं। आइए, ये सब आप अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं और बाकी देखते हैं। देखिए, राजा को सोना महल और सेना महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए थे। ठीक है, कर अदा करने हेतु राजाओं के सिंचाई योजना बनाई, कृषि बढ़ गई। ठीक है, सेना जो थी, किसानों से कर मिलता था, सिंचाई से ही संभव हुआ ये सब की, मतलब जो उत्पादन बढ़ा, सिंचाई से परिश्रम, राजस्व की बढ़ोतरी हुई। इन सब कारणों से क्या हुआ, लाभ हो रहा था। और जब लाभ हो रहा था तो राजा क्या करेगा, इसके आधार पर राजा सेना रखने लगेगा, राजा की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, 7वीं शताब्दी की ईसा पूर्व में 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक आर्थिक समृद्धि, नगरीकरण एवं राज्य
गठन के बीच संबंधों का परीक्षण कीजिए। ये आप क्वेश्चन हो सकता है, आप इसे लगा भी सकते हैं। ठीक है, इसको आप सही से पढ़ेंगे तो आप इसे यूज कर सकते हैं। आइए अब अगर हम गांव में कौन रहता है इसके बारे में बात करें तो देखिए, इस उपमहाद्वीप में दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में कम से कम तीन तरह के लोग रहते हैं। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्लला, साधारण हलधारों को उड़वार। यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया है भाई, वेल्लला तो क्या होता था? वेल्लला जो होता था वो भूस्वामी होता था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। वेल्लला जो होता था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर लिख भी दिया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन आया था। जो वेल्लला था वो भूस्वामी होता था, साधारण हलवाहों को उड़वार कहा जाता था, भूमिहीन मजदूर दास और कडेसियार और अधिमई कहलाते थे, जो भूमिहीन होते थे। एक बार यहाँ से भी क्वेश्चन आया, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। जो ग्राम का प्रधान होता था वो भोजक कहलाता था। अक्सर ही परिवार में लोग इन पदों पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह प्रक्रिया अब वंशानुगत हो चली थी। ठीक है, आइए इस फ्लो चार्ट को आप देखिए आराम से, इसमें क्या पूछा गया है। देखिए, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी उरण, दास, कैडियर, वेल्लार। तो वेल्लार, आप इसको ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दक्षिण भारत में जो बड़े भूस्वामी तो क्या कहे जाते थे, तो वेल्लार कहे जाते थे, वेल्लाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर ये देखिए, वंशानुगत पीढ़ी थी। उत्तर भारत में गाय का प्रधान कहलाता था ग्राम भोजक। जो उत्तर गांव का जो प्रधान होता था वो ग्राम भोजक कहलाता था। स्थिति इसकी थोड़ी अच्छी थी। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यह एक पद वंशानुगत था, ग्राम भोजक मैंने आपको बता दिया। आमतौर पर लोगों का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम किया करते थे। प्रभावशाली होने के कारण यह पराया राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंपता था, और न्यायाधीश का तौर और अभी पुलिस का काम भी करता था। न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करता था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, कभी कभी, हमेशा के लिए नहीं। स्ट्रीम कोई भी होगा तो देखिए यहाँ पे ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। ठीक है, जो ग्राम भोजक होते थे, जो स्वतंत्र कृषक होते थे, उन्हें गृहपति कहा जाता था। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान भी होते थे, यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैपिंग के लिए टॉपिक है, आप मैप में मदुरई को ढूंढिएगा। ठीक है, अब आप मदुरई को ढूंढेंगे, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कहती है कहानी, यात्रा, विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। जानते हो, तुमने जातकों के बारे में जाना होगा। जातक कौन थे? अब देखिए, यही बात है याद रखने की। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं थी, महात्मा बुद्ध के जो जन्मों से जुड़ी जो कथाएं थी, उसको जातक कथा कहा जाता था। यानी कि जातक कथा का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध से है, या ऑप्शन में अगर आ गया बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो बौद्ध धर्म से है। यही सब छोटी छोटी बातें, बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आप इसको आराम से पढ़िएगा, इसमें कुछ खास है नहीं, आप इसको भी आराम से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने अंडरलाइन किया है आपको बता देता हूँ। ये देखिए, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप घुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए उपयुक्त होते थे। यहाँ से वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ इसमें पढ़ाना नहीं है लेकिन इसको देखना आपको लिए ज़रूरी है। वेरीगाजा 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 की कहानी। वेरीगाजा का संबंध किससे है? तो बंदरगाह या भरूच से। आप ये जान लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि वेरीगाजा क्या है, बंदरगाह है या कोई ग्रंथ है या कोई पत्तन है, मतलब पत्तन दे देगा तो पत्तन बंदरगाह एक ही होता है, तो आप ट्रिक लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये आप थोड़ा सा यहाँ से पढ़िएगा। सिक्कों के बारे में आइए जान लेते हैं। यहाँ से एक बार पूछ लिया था फड़म किसे कहते हैं, तो सिक्कों को थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, हो सकता है कंटिन्यू करें यहाँ से यूपीएससी। तो देखिए यहाँ से सिक्कों के आधार की संपत्ति का मूल्यांकन कीजिए, आप करिएगा। यहाँ पर देखिए पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। आहत सिक्के किसे कहा जाता था? देखिए, व्यापारी निगमों द्वारा जारी किया जाता था, राजाओं के द्वारा सिक्के जारी नहीं किए जाते थे। तब ये बात आपको याद रखनी है कि तब व्यापारी लोग सिक्के जारी करते थे। आहत सिक्के उसे पीट के बनाया जाता था, इसीलिए उसे आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है, देखिए आकार सामान्यतः आयताकार होते थे, कभी कभी वर्गाकार भी होते थे, ऐसा नहीं है कि केवल आयताकार ही होते थे। सिक्कों पर कोई, एक बार यहाँ से क्वेश्चन भी आया है, सिक्कों पर कोई लेख उत्तीर्ण नहीं और इन सिक्कों का थप्पा के माध्यम से बनाया जाता था, इसीलिए इसे हाथ सिक्का कहा जाता था। मैंने आपको ये बात तो बता दी है। ठीक है, अब ये देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता को पढ़ो। देखिए, खेत में सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं नमक के लिए, लंबे लंबे रास्ते चांदनी की सफ़ेद रात पर। सफ़ेद रात मतलब चांदनी की सफ़ेद रेत पर, सफ़ेद रेत मतलब बर्फ़। सफ़ेद धान गाड़ियों पर लदे मतलब कपास की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। बाकी अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, देखिए कुछ अगर बताने लायक हो तो। मथुरा बेहतरीन मूर्तिकला का केंद्र माना जाता है, इसको आप याद रख लीजिए। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की राजधानी थी, ये भी ध्यान में रखना है। इसके बारे में आप अगले अध्याय में भी पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है क्या अभी है, और यहाँ बौद्ध विहार, जैन मंदिर, कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी यहाँ पे है। इस सब बात आप जानते हैं। आइए देखते हैं, जो स्त्री तथा पुरुष द्वारा मठों या मंदिरों को दिया जाने वाला दान का उल्लेख मिलता है। यह प्रायः शहर में के इस क्या कहते हैं अपना राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार, अन्य प्रकार के दान होते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लुहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माल बनाने वाले, साथ ही गाँव इत्र बनाने वाले का उल्लेख भी मिलता है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में जानते हैं। पुरातत्व स्थल में शिल्प के नमूने मिले हैं और इससे मिट्टी में के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। किसको उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है? तो जो शिल्पों के नमूने मिले हैं, जो सुंदर बर्तन मिले हैं, उन्हें प्रायः काले रंग के होते थे। क्या काले रंग के होते थे? चमकीले कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर महाद्वीप के उत्तरी भाग में पाए जाते थे। ये प्रायः काले रंग के होते थे और इन्हें एक खास चमक होती थी। ठीक है, देखिए विभिन्न ग्रंथों में हमें यह पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए। उत्तर में अपना वाराणसी, जहाँ से मोदी जी सांसद हैं, और दक्षिण में मदुरई तक यहाँ पे जो केंद्र था, ठीक है, उसको वस्त्रों का केंद्र माना जाता था। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे, यह भी ध्यान रखना है। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे और इन्हें श्रेणी कहते थे। ठीक है, श्रेणी कहते थे, ये आपको पता हो गया।
शिल्पकारों की श्रेणी का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का विवरण करना। जबकि जो व्यापारी लोग होते थे उनका काम क्या होता था? उनका काम होता था व्यापारियों की श्रेणी, व्यापार का संचालन करना, साथ ही श्रेणी यहाँ बैंकों के रूप में भी काम करती थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एक बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे प्री का तो आपको मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सूत कातने और बुनने के नियम क्या हैं? ये देखिए अर्थशास्त्र में दिया हुआ है, आप इसको पढ़िएगा, नॉट इम्पॉर्टेंट। अब ये देखिए अरिकामेंडू को आप मैप में ढूंढिएगा, आपके पास एटलस होगा, हम लोग पढ़ते हैं। देखिए लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेंडू एक पत्तन था। अरिकामेंडू क्या था? पत्तन था। यह बात ध्यान में रखनी है। यहाँ दूर दूर से जहाज़ों के सामने उतर आए थे और यहाँ ईंट से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। ठीक है, इसमें भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। तो ये देखिए नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो अभिलेखित मिट्टी से बने बर्तन, कई बर्तन ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेख मिले हैं। आरंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसमें तमिल ब्राह्मी लिपि भी लिखा गया है। और ये देखिए नॉट इम्पॉर्टेंट काट दिया गया है। ये भी देखिए आप लोग नॉट इम्पॉर्टेंट, तो इसको भी मैंने काट दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग भर लेते हैं ताकि हम लोग का रिवीजन हो जाए। देखिए तमिल के सबसे बड़े भूस्वामी जो थे वो का क्या था? कौन था वो? वेल्लला, इसको याद में रखना है। गांव भोजकों की ज़मीन पर प्रायः दास और जो मजदूर थे वही खेती करते थे। ग्राम भोजक जो था कौन था? ग्राम का मुखिया होता था। तमिल में हलवाई को उड़वार कहा जाता था। इस बात को आपको ऊपर बता दिया गया है। अधिकांश गृहपति स्वतंत्र व छोटे भूस्वामी भी होते थे। ठीक है, पर वे शक्तिशाली होते थे। वे शक्तिशाली क्यों होते थे? क्योंकि वे गांव के सबसे बड़े भूस्वामी होते थे। दास मजदूर उनके नीचे काम करते थे। उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। कर वसूलने का अधिकार भी उन्हीं के पास था। कभी कभी न्यायाधीश का भी कार्य करते थे, कभी कभी पुलिस का भी कार्य करते थे। सारी शक्तियाँ उन्हीं के पास थी ना, सारी शक्तियाँ ग्राम भोजकों के पास थी। इसीलिए वो लोग काफ़ी मजबूत थे, इसीलिए उनका सब एक तरह से डरते थे या इसीलिए उनका सम्मान करते थे। ठीक है, वलकूल का उपयोग कहाँ होता था? तो वलकूल का उपयोग जल निकास के लिए होता था। वलयकूप, एक बार यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। वलयकूप ऐसा मतलब सेम क्वेश्चन नहीं है लेकिन आया है। ठीक है, आहत सिक्के किसके थे? चांदी के बने होते थे। तो यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर अभी देखिए मथुरा महत्वपूर्ण है धार्मिक केंद्र के लिए, और यह श्रेणी पशुपालकों का एक संघ होता था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर यह लेक्चर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट में जाके पिन कर सकते हैं और आपकी क्यूरी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अब हम अगला चैप्टर कल देखेंगे, चैप्टर नंबर 10। उसके बाद 2 चैप्टर और बाकी रह जाएंगे। जल्दी से ख़त्म करके हम हिस्ट्री के 7th क्लास की एनसीईआरटी पर पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच।